नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने सानिध्यम परिवार में। समास प्रकरण का 7वां पार्ट लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। अब तक आप समास का परिचय, विग्रह क्या होता है और इसके अलावा केवल समास के साथ साथ में अव्ययी भाव समास जो है आपका, उसके बारे में जो भी बेसिक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सारी आप पढ़ चुके हो। कहां टच प्रत्यय करना है, टच को होने के बाद में सुप को अम होगा, दीर्घ को ह्रस्व होगा, ये सारी चीजें जो है आप जान चुके हो। तो अब बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूं आज के सूत्र के साथ में। कौन सा? अव्ययी भाव समास। तो नोटबुक ओपन कर लीजिए और नोटबुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आज का सूत्र लिख लीजिए। सबसे पहले आपका सूत्र लिखिए। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा ये अवग्रह दोनों के दोनों आनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। नोट करिए, ये अव्ययी भाव का समास विधायक सूत्र है। जिन 16 अर्थों में अव्ययी भाव होता है, उन 16 अर्थों में अव्ययी भाव करने वाला सूत्र कौन सा है? यही सूत्र है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर 16 अर्थ आते हैं और 16 अर्थों में ही अव्ययी भाव समास हो जाता है। 16 अर्थों में कौन सा समास हो जाता है? 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास हो जाता है। एक बार सूत्र नोट करिए, फिर उसके बाद में मैं आपको यहां पर काफी कुछ समझाता हूं। कितना छोटा सा है रेखा जी, बड़ा देख के डरना नहीं है। जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा काम का है। आप निश्चित मानिए, जितना बड़ा है उतना ही उपयोगी है, क्योंकि अकेले सूत्र में 16 अर्थ दे दिए। अकेले अर्थ में कितने अर्थ दे दिए? अकेले सूत्र में 16 अर्थ दे दिए। और इन 16 अर्थों में कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। एक एक को अलग करेंगे और एक एक के साथ में समझेंगे। आप धैर्य रखो, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर किया जाएगा एक एक चीज का। आप तो बस पढ़िए, नहीं लेट नहीं हो। पहला सूत्र ही तो लिखा है अभी तक। एक बार नोट कर लो मुस्कान, सारी चीजें। पहले रोटी सेक तो लो, टुकड़े करके बाद में खा लेंगे। पहले सेक तो लो ना, सेक नहीं है तो गोल बेलनी पड़ेगी भाई। ऐसा थोड़ी है टुकड़े बेलोगे और फिर टुकड़े सेकोगे। रोटी तो एक ही सेकेगी, फिर खाने के लिए टुकड़े करेंगे तो कर लेंगे आगे जब खाएंगे तब। फिलहाल तो नोट करिए एक बार इसको। अब मेरे यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूर्व ज्ञान पर आधारित। सबसे पहले इस पूरे सूत्र में प्रथमा विभक्ति में कौन सा शब्द है?
इस पूरे सूत्र में प्रथमा विभक्ति में कौन सा शब्द आया हुआ है, बताना मुझे। पहली चीज प्रथमा विभक्ति में आया हुआ है अव्ययम, क्योंकि बाकी शब्द तो एक साथ मिले हुए हैं और अंत में कौन सा आ गया, सप्तमी का बहुवचन आ गया। सप्तमी का बहुवचन आ गया, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति में यहां पर कौन सा शब्द आया हुआ है, अव्ययम आया हुआ है। और आपने एक सूत्र पढ़ा था, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, यानी जो प्रथमा में होगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। क्या ये हम पढ़ चुके हैं? कौन से सूत्र से होगी, प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, कि सूत्र में जो शब्द प्रथमा में रहेगा उसकी उपसर्जन संज्ञा कर दी जाती है। और क्या कहा कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, उपसर्जनम पूर्वः। इस सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। यानी कि इस सूत्र के अंतर्गत आप जितने भी समास करोगे उसमें पूर्व प्रयोग किसका होगा, उसमें अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा। क्या होगा, अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी 16 अर्थों में अव्यय भाव होगा, लेकिन 16 के 16 अर्थों में समास करते समय पहले क्या आएगा, पहले अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। और यही सूत्र मैंने आपको सिखाया था कि प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्व से क्या हो जाएगा, इसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। यानी जिन 16 अर्थों में आप समास करोगे उन 16 के 16 अर्थों में कौन सा शब्द होगा, उन 16 के 16 अर्थों में अव्यय का ही पूर्व प्रयोग किया जाएगा, दूसरे शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहली चीज। अब 16 अर्थ कौन से हैं, तो क्योंकि अव्यय शब्द तो अव्यय भाव समास कराने के लिए आ रहा है। क्या कराने के लिए आ रहा है, अव्यय भाव समास कराने के लिए आ रहा है। तो 16 अर्थ देखिए, विभक्ति अर्थ में अव्यय भाव होगा। कौन से अर्थ में होगा, विभक्ति अर्थ में अव्यय भाव यहां पर हो जाएगा। दूसरा समीप अर्थ में होगा, नंबर 2। तीसरा समृद्धि अर्थ में होगा। चौथा वृद्धि अर्थ में होगा। पांचवा अर्थाभाव अर्थ में होगा। छठवां अत्यय अर्थ में होगा। सातवां असंप्रति, यहां तो संप्रति दे रखा है लेकिन दीर्घ संधि होकर के अ यहां चला गया है, असंप्रति अर्थ में। कौन से अर्थ में, असंप्रति अर्थ में होगा। अगला शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में होगा। पश्चात अर्थ में होगा। यथा अर्थ में होगा। आन पूर्व अर्थ में होगा। योग पद्य अर्थ में होगा। सादृश्य अर्थ में होगा। संपत्ति अर्थ में होगा। साकल्य अर्थ में होगा और अंत में जाकर के अंत वचन अर्थ में अव्यय भाव समास हो जाता है। कितने, तो ये 16 अर्थ हो गए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट में आ गया 16। इन 16 अर्थों में कौन सा समास किया जाता है, तो प्रश्न यह भी ध्यान रखना है कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वाले सूत्र से कितने अर्थों में अव्यय भाव होता है, ये 16 अर्थों में अव्यय भाव समास किया जाता है। कौन सा, 16 अर्थों में अव्यय भाव समास किया जाता है। एक एक के टुकड़े करूंगा, एक बार पहले पूरे सूत्र का निचोड़ बताऊंगा और उसके बाद में इसको विस्तार से समझाऊंगा। नोट हो गया तो चलूं आगे। क्या लिखा है तारा में, दिख नहीं पा रहा। अंतर्भवनम आगे आ जाएगा, विभक्ति अर्थ में होता है। किस में होता है, विभक्ति अर्थ में होता है। आ जाएगा, चिंता मत करो। भवने इति, तो तारा ने तो प्रश्न दागना शुरू कर दिया, हमने पढ़ाना शुरू नहीं किया, उससे पहले तो ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू कर दिया बच्चों ने। नोट हो गया बेटा, चलो आगे। नोटेड।
अब इसको सहज रूप में पहले पूरे के पूरे 16 अर्थों को समझा रहा हूं, उसके लिए आप एक कॉलम बना लीजिए। उसके लिए आप एक कॉलम बना लीजिए। नंबर 1, शब्द। दूसरा, उस शब्द का अर्थ क्या रहेगा। तीसरा, इस अर्थ में अव्यय कौन सा आएगा। और चौथा, कोई एक उदाहरण हम उसका लेकर के चलेंगे। कोई एक उदाहरण हम उसका लेकर के चलेंगे। चलिए, नंबर 1, सबसे पहले सूत्र में देखेंगे तो विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव होगा। कौन से अर्थ में होगा। नंबर 1, विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव होगा। और विभक्ति अर्थ में अव्ययी भाव का मतलब क्या हुआ। सप्तमी के अर्थ में होगा। किसके अर्थ में होगा। ये विभक्ति अर्थ में जो अव्ययी भाव होगा वो सप्तमी के अर्थ में होगा। विभक्ति अर्थ में, और विभक्ति से सीधा मतलब क्या है कि ये सप्तमी अर्थ में होगा। विभक्ति का मतलब क्या हो जाएगा। सप्तमी का अर्थ देगा। किसका अर्थ देगा। सप्तमी का अर्थ देगा। प्रयोग में कौन सा आएगा। सामान्यतः यहां पर विभक्ति अर्थ में समास करते समय अधि अव्यय का प्रयोग होगा। किसका होगा। अधि अव्यय का प्रयोग होगा। लेकिन साहित्य में बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं जहां अंतर आदि का भी उदाहरण मिल जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने पूछा था कि अंतर भवनम में कौन से अर्थ में होता है, तो ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो सामान्यतः कौमुदी के अनुसार दिए हुए हैं। अलग अलग अर्थों में अलग अलग चीजों का प्रयोग होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि किसी भी अव्यय के लिए कोई एक अर्थ निर्धारित नहीं है। उसका वक्त परिस्थिति के अनुसार कवियों ने अनेक अनेक संदर्भों में प्रयोग किया है। आदि उपसर्ग, जैसे हम कहते हैं आदिहरि, जैसे हम कहते हैं आदिहरि। अब आदिहरि कैसे बना ये आगे बताऊंगा आपको। आदिहरि कैसे बना ये कैसे आगे बनाऊंगा आपको। सविता जल्दी से देखो फटाफट से। नोट कर लो बेटा, और रह जाए तो स्पेस छोड़ लो, बाद में लिख लेना। नंबर 2, विभक्ति के बाद में दूसरा अर्थ आया था समीप अर्थ में। दूसरा अर्थ क्या रहा है। समीप। और समीप का मतलब क्या होता है। समीप का मतलब होता है पास या निकट अर्थ में। कौन सा। पास या निकट अर्थ में। सामान्यतः यहां पर अव्यय प्रयोग में आएगा उप, लेकिन अनु आदि का भी प्रयोग देखने को मिल जाता है साहित्य में। पर आप समास की दृष्टि से किसको सीख के चलेंगे। उप को ही सीख के चलेंगे। जैसे नगरस्य समीपम उपनगरम। नगरस्य समीपम उपनगरम। तीसरा अर्थ आया समृद्धि। तीसरा अर्थ शब्द कौन सा आया था सूत्र में। समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है रिद्धि का आधिक्य। रिद्धि का आधिक्य, यानी आप इसको सरल शब्दों में कहें तो उन्नति कह सकते हैं। रिद्धि का आधिक्य मतलब क्या हो जाना। उन्नति हो जाना। और इस अर्थ में जब आप समास करोगे तो अव्यय कौन सा काम में आएगा। सु काम में आता है। जैसे मद्राणाम समृद्धि का समस्त पद क्या बन जाता है। सुमद्रम। क्या बन जाता है। सुमद्रम बन जाता। चौथा आपने अर्थ देखा था अव्यय भाव का वृद्धि। यह समृद्धि का विपरीत यानी अपोजिट है। इसका मतलब हो जाता है रिद्धि की न्यूनता। क्या हो जाता है। रिद्धि की न्यूनता, यानी उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा। अवनति हो जाता है। क्या हो जाता है। अवनति हो जाता है।
जैसे, और इसके साथ जब समास करोगे तो अव्यय कौन सा काम में आएगा? दुर काम में आएगा। जैसे यवनानाम वृद्धि अपन करते हैं तो आपका समस्त पर बन जाता है दुर्यवनम। क्या बन जाता है? दुर्यवनम। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि ये कैसे बन रहे हैं, इनको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल केवल मैं जो 16 अर्थ आ रहे हैं उनको आपको समझा रहा हूं, उन 16 अर्थों को आपको समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपको इनके साथ में क्या करना है? समास करना। अगला आया अर्थाभाव। अगला कौन सा आया? अर्थाभाव। और अर्थाभाव का मतलब होता है वस्तु का अभाव होना। अर्थ से यहां मतलब क्या है? वस्तु है। और अर्थाभाव का मतलब क्या हो जाता है? वस्तु का अभाव हो जाना। किसका अभाव हो जाना? वस्तु का अभाव हो जाना। और अभाव अर्थ में कौन सा उपसर्ग काम में आएगा? निरअव्यय। उपसर्ग नहीं, सॉरी, अव्यय, निरअव्यय। जैसे धनस्य अभावः निर्धनम। धनस्य अभावः निर्धनम। अगला चलिए फटाफट से नोट करते जाइए। और ले लूं एक। अर्थाभाव के बाद में छठवां पद अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर संधि हो रखी थी। अर्थाभाव के बाद में आया हुआ है अत्यय। क्या हुआ है? अत्यय। और अत्यय का अर्थ होता है नष्ट होना। क्या हो जाना? नष्ट होना। और नष्ट होना अर्थ में हम यहां किसका प्रयोग करते हैं? अति अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमस्य अत्यय समास करेंगे तो क्या बन जाता है? अति हिमम बन जाता है। क्या बनता है? अति हिमम यहां पर बन जाता है। अत्यय अर्थ में अति का प्रयोग होता है, अव्यय नहीं है, ध्यान रखना है, तो है। अत्यय अर्थ में अति का प्रयोग होता है, इस प्रकार बन जाता है अति हिमम। क्या बन जाता है? अति हिमम। अति हिमम कैसे बनेगा आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आप इन 16 अर्थों को एक बार समझ लीजिए। तो टुकड़े हो गए मुस्कान, एक एक टुकड़ा। विभक्ति, यानी विभक्ति का मतलब है सप्तमी के अर्थ में समास। और सप्तमी के अर्थ में जब समास करोगे तो अधि अव्यय का प्रयोग होगा, जैसे अधिहरि बना। विग्रह कैसे होगा आगे बताऊंगा। समीप अर्थ का मतलब क्या होता है? पास। पास के साथ साथ आप इसको निकट कह सकते हैं, बात एक ही है, पास या निकट। और समीप अर्थ में जब सामान्य प्रयोग करोगे तो सामान्यतः आएगा उप। जैसे नगरस्य समीपम उपनगरम बन जाता है। समृद्धि अर्थ में जब समास करोगे तो रिद्धि का आधिक्य अर्थ होता है, अव्यय आएगा सु, जैसे सुमद्रम रूप बनता है। मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम रूप बन जाता है। वृद्धि के साथ में जब समास करोगे, यानी वृद्धि अर्थ में जब समास करोगे तो दुर अव्यय का प्रयोग होगा, जैसे क्या बनता है? दुर्यवनम बन जाता है। क्या बनता है? दुर्यवनम बन जाता है। अर्थाभाव, अर्थ यानी वस्तु के अभाव अर्थ में जब समास करोगे तो निरअव्यय का प्रयोग होगा, जैसे धन का अभाव क्या बन जाता है? निर्धनम रूप बन जाता है। अत्यय अर्थ में का मतलब होता है नष्ट हो जाना। अत्यय का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। तो अत्यय अर्थ में जब समास करोगे तो अति अव्यय का प्रयोग होगा, जैसे हिमस्य अत्यय अति हिमम रूप बन जाता है। हिमस्य अत्यय क्या बन जाता है? अति हिमम रूप यहां पर बन जाता है। फटाफट से नोट करके मुझे संकेत दीजिए। डन बेटा? चलो 6 हो चुके हैं। नंबर 7। नंबर 7, 7वें नंबर पे लीजिए। अत्यय के बाद में वहां पर अगला शब्द है असंप्रति। अगला शब्द कौन सा है? असंप्रति। इस असंप्रति का मतलब होता है अवयुक्त नहीं होना। यानी जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है, अब युक्त नहीं होना।
जो अब नहीं है। और अब नहीं है तो असंप्रति अर्थ में भी कौन से अव्यय का प्रयोग किया जाता है? अति अव्यय का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं निद्रा संप्रति न युज्यते, यानी अब नींद नहीं है, तो इसका मतलब उदाहरण के रूप में इसका आप पढ़ोगे अति निद्रम। क्या पढ़ोगे? अति निद्रम। यहां पर ओहो न तो रह गया, अति निद्रम। तो अति निद्रम में भी कौन सा समास है? अति निद्रम में भी अव्ययीभाव समास है, लेकिन कौन से अर्थ में? असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ में अव्ययीभाव हो जाता है। अगला अर्थ असंप्रति के बाद में आया शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव में, शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द विशेष की प्रकाशता, यानी शब्द विशेष की प्रसिद्धि। और इस अर्थ में जब समास करते हो तो अव्यय प्रयोग में लाते आया जाता है इति। कौन सा अव्यय? नी कर दीजिए। अरे बिल्कुल नी कर दिया भैया। कौन है नी? आंखें बड़ी तेज है। निरंजना होगी। हाँ, निरंजना और पूजा, दो लोगों की आंखें। हाँ, उपयुक्त होना भी यही कह सकते हैं, पर सही जो है अवयुक्त होना या उपयुक्त नहीं होना। इति, जैसे आपका समस्त पद बनता है हरि शब्दस्य प्रकाश, और इसका जब आप समास करते हैं तो क्या बन जाता है? इति हरि रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? इप्त हरि रूप यहां पर बनता है। शब्द प्रादुर्भाव के बाद में अगला अर्थ आता है कौन सा? पश्चात। पश्चात का मतलब होता है पीछे, और पश्चात अर्थ में जब समास करते हैं तो अव्यय प्रयोग में आता है कौन सा? अनु। कौन सा अव्यय? अनु अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे रथस्य पश्चात का जब आप समास करेंगे तो क्या बन जाता है? अनुरथम बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुरथम यहां पर बूंद बन जाता है। नंबर अगला है यथा। अगला है यथा। नोट करिए फटाफट। बिल्कुल अनुविष्णु भी बना सकते हो, कोई सा ही रूप आप बना सकते हो। तो यथा लिखिए योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थ। बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि यथा के कितने अर्थ होते हैं। अव्ययीभाव समास में यथा के कितने अर्थ होते हैं? तो यथा के 4 अर्थ यहां पर होते हैं। कौन कौन से? योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति यानी अनतिवृत्ति, और सादृश्य। इन 4 अर्थों में यथा के साथ में अव्ययीभाव समास होता है। कितने अर्थों में? 4 अर्थों में। यहां पर किसके साथ में? यथा के साथ में। यानी यथा अकेला नहीं आएगा, यथा 4 अर्थ लेकर के आता है। यथा कितने अर्थ लेकर के आता है? यथा जो है वो 4 अर्थ लेकर के आता है। कौन कौन सा? नंबर 1, इसको थोड़ा सा छोटा ले लूं जिससे साइड में रहे। योग्यता। योग्यता का मतलब क्या हो गया? योग्य। और जब योग्य अर्थ में आप समास करोगे तो अव्यय कौन सा प्रयोग में आता है? अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूपस्य योग्यम, और रूपस्य योग्यम का समास करते हो तो क्या बन जाता है? अनुरूपम बन जाता है। क्या बन जाता है? योगपम, अनुरूपम बन जाता है। दूसरा अर्थ आया आपका यथा का वीप्सा। दूसरा अर्थ कौन सा आता है?
वीप्सा। कौन बताएगा वीप्सा का मतलब क्या होता है? पहले भी आ चुका है वीप्सा। तो वीप्सा का और विभाषा बताओ, दोनों में अंतर है कि नहीं है? सेम ही है। वीप्सा, वीप्सा का मतलब होता है द्वित्व हो जाना। विप्सा का मतलब क्या होता है? द्वित्व हो जाना, यानी किसी भी शब्द की आवृत्ति होना, उसका रिपीटेशन होना विप्सा कहलाता है। और विप्सा अर्थ में उपसर्ग या सॉरी अव्यय कौन सा आता है? प्रति आता है। जैसे दिनम दिनम इति क्या बन जाता है? प्रतिदिनम। जैसे क्या बन जाता है? दिनम दिनम इति प्रतिदिनम। अगला, अब यहां पर है पदार्थ अनतिवृत्ति। इसको समझा देता हूं, यहां अलग है। यहां तीसरा जो अर्थ है वो है अनतिवृत्ति अर्थ। कौन सा अर्थ है? अनतिवृत्ति। आप इसको यूं समझिए कि अतिवृत्ति का मतलब होता है क्षमता से अधिक, किसी भी चीज की जितनी मात्रा है उससे अधिक जाकर के काम करना। और अनतिवृत्ति का मतलब होता है जितना है उतना। अन अतिवृत्ति यानी न तत्पुरुष हो गया, न अतिवृत्ति इति अनतिवृत्ति। न अतिवृत्ति इति अनतिवृत्ति यानी जितना है उतना, आप कह सकते हैं क्षमता के अनुरूप। तो इसका सरल अर्थ में कहूं तो क्या हो जाएगा? जितना है उतना। जितना है उतना इस अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? यथा अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य, और शक्तिम अनतिक्रम्य का जब समास करते हैं तो क्या बन जाता है? यथाशक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है? यथाशक्ति यहां पर बन जाता है, यानी क्षमता के अनुसार। बिल्कुल, जितना है उतना क्षमता के अनुसार, या फिर अनतिक्रम्य आप कह सकते हो। और अगला पांचवा रह गया, चौथा रह गया कौन सा? सादृश्य। चौथा कौन सा रह गया? सादृश्य रह जाता है। और सादृश्य का मतलब होता है सदृश। क्या होता है? सदृश। और सादृश्य अर्थ में जब समास करते हो तो किसका प्रयोग हो जाता है? सै का प्रयोग हो जाता है। किसका होता है? सै का प्रयोग हो जाता है। जैसे हरे सादृश्यम, और समास करते हैं तो क्या बन जाता है? सहरी रूप यहां पर बन जाता है। क्या हो जाता है? सहरी रूप यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके से यथा के कितने अर्थ होते हैं? यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के नोट करो फटाफट से। यथा के कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए। डन बेटा। चलिए, यथा के बाद में अगला 11वां नंबर किसका था? आनुपूर्व्य का था। 11वां नंबर किसका था? आनुपूर्व्य अर्थ। कौन से अर्थ में? आनुपूर्व्य अर्थ में। और आनुपूर्व्य का मतलब होता है क्रमानुसार। क्रमशः कह सकते हैं या क्रमानुसार आप कह सकते हैं। और क्रमशः या क्रमानुसार के साथ जब समास करोगे तो किसका प्रयोग होगा? अनु का प्रयोग होगा। किसका? अनु का प्रयोग होगा। अनु अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं वृद्धस्य आनुपूर्वेण, और वृद्धस्य आनुपूर्वेण का जब समास करते हो तो आपका रूप क्या हो जाता है? अनुवृद्धम हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुवृद्धम यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट, आनुपूर्ण के बाद में अगला है, सूत्र में दिया हुआ था योगपद्य। क्या दिया हुआ था? योगपद्य। योगपद का मतलब होता है युगपत। कौन सा? युगपत अर्थ में समास किया जाएगा। कौन से अर्थ में किया जाएगा? युगपत अर्थ में। और युगपत का मतलब हो गया एक साथ होना।
युगपत का मतलब क्या हो गया, एक साथ होना, और इसके साथ जब समास करोगे तो कौन से अव्यय का प्रयोग होगा, स अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे आपका समस्त पद बन जाता है चक्रेण युगपत, और समास करोगे तो क्या बन जाता है, सचक्रम रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, सचक्रम रूप यहां पर बन जाता है। नंबर 13, युगपद के बाद में आया था सादृश्य। सादृश्य आप पहले भी पढ़ चुके हो। सादृश्य का मतलब है सदृश, और सदृश के साथ जब समास करोगे तो किसका होगा, से का ही प्रयोग होगा। जैसे हरे सादृश्य सहरी, ये यथा में भी आ जाता है और अलग से भी आ जाता है। इसका प्रयोग जो है यथा में भी आ जाता है और यथा के साथ साथ में किस में आ जाता है, अलग से भी आ जाता है। सादृश्य के बाद में क्या था, याद करो, संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है अनुरूप आत्मभाव। कौन सा भाव, अनुरूप आत्मभाव। और इसके साथ भी जब समास करते हो तो से का ही प्रयोग होता है। जैसे छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, छत्राणाम संपत्ति क्या बन जाता है, सछत्रम रूप यहां पर बन जाता है। नंबर 15, संपत्ति के बाद साकल्य अर्थ में अव्यय भाव होता है। कौन से अर्थ में होता है, साकल्य अर्थ में अव्यय भाव होता है। और साकल्य का मतलब होता है संपूर्ण। क्या हो, साकल्य का मतलब होता है संपूर्ण, यानी कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ समेट लेना है। और इसके साथ जब समास करते हो तब भी किसका प्रयोग होता है, से अव्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं तृणम अपि अपरित्यज्य, तो आपका समस्त पद क्या बन जाता है, सतृणम बनता है। तिनका भी नहीं छोड़ना है, तिनका भी नहीं छोड़ना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स हो जाता है। नेक्स्ट सतृणम। और 16वें आ गया अंतवचन। अगला कौन सा आ गया, अंतवचन। और अंतवचन का मतलब होता है समाप्ति, यानी कि तक, किसी भी चीज को लेकर के जाएं तो जैसे इसके साथ भी स अव्यय का ही प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, यानी अग्नि ग्रंथ तक, या हम कहते हैं कारक प्रकरण पर्यंतम, कारक प्रकरण तक, तद्धित प्रकरण पर्यंतम, यानी तद्धित प्रकरण तक, तो समाप्ति वहां हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे अग्नि ग्रंथ पर्यंतम का आप जब समास करते हो तो क्या हो जाता है, साग्नि रूप यहां पर बन जाता है। क्या हो जाता है, साग्नि रूप यहां पर बन जाता है। तो इस तरीके से इन 16 अर्थों में कौन सा समास होता है, इन 16 अर्थों में आपका अव्यय भाव समास किया जाता है। कौन सा किया जाता है, अव्यय भाव समास हो जाता है। क्लियर हुआ। तो अब एक एक को, यानी 16 के 16 अर्थों को विस्तार से पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि गुरुजी 16 ही समझ में आ गए तो फिर बात खत्म, सब बेवा पूरा हुआ। तो आप बता दीजिए कि 16 अर्थों को विस्तार से पढ़ें, क्योंकि पुस्तकों में जनरली यही उदाहरण मिलते हैं जिनमें अव्यय भाव है। तो ये तो आपके हो गए, ये तो आपके हो गए, लेकिन इनसे काम तो चलना नहीं है कि गुरुजी ये तो ठीक है, ये तो रट लेंगे, लेकिन बाकी का क्या। चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर। चलिए मित्रों, तो इस प्रकार नीचे लिख दीजिए एक लाइन, इन 16 अर्थों में अव्यय भाव समास होता है।
इन 16 अर्थों में अव्ययी भाव समास किया जाता है। घबराओ मत, विस्तार से पढ़ेंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं छोड़ने वाला हूं? तुम्हें लगता है मैं छोड़ने वाला हूं? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं। और अब यहां से आगे मैं नहीं, आप खुद पढ़ोगे। रट बहुत लिया, गुरुजियों से पढ़ बहुत लिया, लेकिन अब बारी खुद की है। शुरुआत के केवल और केवल विभक्ति अर्थ में 2 उदाहरण मैं बताऊंगा, केवल और केवल 2 उदाहरण। उसके बाद में बचे हुए उदाहरण निजी कर कमलों से निजी बुद्धि का प्रयोग करते हुए निजी पुस्तिका में आपको करने हैं। हाँ, वैसे देखो इसमें 2 मत हैं पूजा कि कुछ लोग तो ये जो विग्रह को अलग अलग कर लेते हैं, एक बार सादृश्य के साथ में तृतीया में विग्रह कर लेते हैं और एक बार सादृश्य के साथ में षष्ठी में कर लेते हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर विद्वानों ने इसको एक ही माना है कि वही सादृश्य है जो पीछे आ गया। तो यहां तृतीया और षष्ठी दोनों का ही प्रयोग कर दिया जाता है। मैं दोनों को ले लूंगा, चिंता मत करो आप, मैं दोनों को ले लूंगा। हम लोगों का उत्साह नाप रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखिए। पता नहीं, मुझे गोले लगाना पसंद नहीं। नंबर 1, विभक्ति अर्थ में। और विभक्ति अर्थ में जब समास करोगे तो कौन से अव्यय का प्रयोग करोगे? अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते समय जब आप विग्रह करोगे तो विग्रह करते समय कौन सी विभक्ति आएगी? सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह कौन सी विभक्ति के अर्थ में होता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ही होता है। विभक्ति अर्थ में जब होता है तो वो किस अर्थ में होता है? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में ही होता है। चलिए, जैसे 2 उदाहरण तक अपनी निजी बुद्धि को आराम दें और सिर्फ मेरी बुद्धि का उपयोग करें। जैसे कूपे एति, कूपे एति। यहां मैं आपको बता दूं कि इति शब्द जो आ रहा है ना, इसका कोई खास लेना देना नहीं है। यह सिर्फ बताने के लिए आ रहा है कि भैया कूपे इति यानी कुएं में, सिर्फ ये कहने के लिए आ रहा है। बल्कि हमारा जो समास है वो तो यही हो रहा है, कहां? विभक्ति अर्थ में। किस में हो रहा है? विभक्ति अर्थ में समास किया जा रहा है। तो जब इसका विग्रह अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब कूपे में सप्तमी लगी हुई है, तो अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? कूप शब्द के साथ में नी प्रत्यय करेंगे। और विभक्ति अर्थ में कौन सा अव्यय प्रयोग में लाया जाता है? अधि प्रयोग में लाया जाता है। किस में किया जाता है? अधि प्रयोग में लाया जाता है। इसका मतलब आपका समस्त पद क्या बन गया? आपका समस्त पद बन गया क्या? अधिकूप। क्या बन गया? अधिकूप बन गया। इसका मतलब अब इसके साथ में आप क्या करोगे? सु प्रत्यय करोगे। लेकिन सु क्योंकि अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है और अ आ रहा है, तो इसका मतलब इस सु को ना अव्ययी भावा दतो अम तो पंचम्या से अम हो जाएगा और आपका समस्त पद क्या बन जाएगा? आपका समस्त पद बन जाएगा अधिकूपम। क्या बन जाएगा? अधिकूपम। तो मैंने अलौकिक विग्रह क्यों लिया? क्यों आप लोग अलौकिक से डरते हो। समझिए, कूप ङी अधि, सबसे पहले ङी का लोप करेंगे। अब एक एक सूत्र का एक बार प्रयोग केवल और आपको मौखिक रूप में बता रहा हूं कि कूप के साथ में गी आया तो समास करते समय समस्यमान पदों की विभक्तियों का लोप किया जाएगा। गी क्यों आया? क्योंकि कूप शब्द में सप्तमी थी, तो इसका मतलब सप्तमी वाले सुप प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाएगा। सप्तमी वाले सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर गी का क्या करना है? सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लोप कर देना है। सुपो धातु प्रातिपदिकयो से लोप कर दिया। और अधि क्योंकि अव्यय है, तो आप पढ़ चुके हो कि यहां अव्यय की
उपसर्जन संज्ञा होगी और उसका ही पूर्व प्रयोग होगा, तो इस तरीके से हमारे पास समस्त पद क्या प्राप्त हो गया, अधिकूप प्राप्त हो गया। क्या हो गया, अधिकूप प्राप्त हो गया। अब इसके साथ में सुविभक्ति की, तो हम पढ़ चुके हैं कि अदंत अव्यय से परे सुप विभक्तियों को अम हो जाता है, लोप नहीं होता। क्या हो जाता है, अम हो जाता है, लोप नहीं होता। तो सु को अम को ऊपर करके हमने क्या बना दिया, अधिकूपम रूप यहां पर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा मंडपे इति, जैसे हमने कहा मंडपे इति, तो यहां पर आपने मंडप शब्द में सप्तमी लगी हुई है, तो इसका मतलब मंडप शब्द के साथ कौन सा सॉरी गी प्रत्यय किया, और विभक्ति अर्थ में कौन सा अव्यय करना है, विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब आपका समस्त पद क्या बन गया, अधिमंडप बन गया। क्या बन गया, अधिमंडप। क्या करें, यहां पर सुप्रत्यय करेंगे, अधिमंडप बन गया, और अधिमंडप के साथ अब जब सुप्रत्यय करेंगे, क्योंकि ये भी अदंत है, ये भी कैसा है, अदंत है। अदंत है तो सु को क्या कर देंगे, अम कर देंगे, और अम करेंगे तो आपका रूप क्या बन जाएगा, अधिमंडपम। क्या बन जाएगा, अधिमंडपम। क्या दोनों उदाहरण पूरी तरह से समझ में आ गए, बताइए। अधिमंडपम और अधिकूपम दोनों समझ में आए कि नहीं आए। नहीं, पाका हलंत, पा हलंत क्यों होगा भाई, मंडप शब्द की विभक्ति का लोप किया है तो प तो पूरा ही रहेगा ना। सु को अम करेंगे, नाभ्य भावा दत्वम तो पंचम्या से, उसके बाद अमी पूर्व से क्या कर देंगे, पूर्व रूपे का आदेश कर देंगे। पीछे सब कुछ पढ़ा चुका हूं, पीछे पूरे पूर्व ज्ञान को लगा दो, पूरे पूर्व ज्ञान को लगा दीजिए, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ, एक एक सूत्र वही है जो पहले करा, क्या है वो, नया कुछ नहीं है, नया कुछ भी नहीं है। चलें, आइए दो उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं, बिल्कुल इसी तरीके से करिए। ग्रामे इति और नगरे इति, ग्रामे इति और नगरे इति। गुरुजी कूप गी अधि जब लिखेंगे तो कूप हलंत है, नहीं है बेटा, करिए। चलिए, ग्रामे इति, इसका मतलब आपका विग्रह क्या हुआ, ग्राम नी अधि, ग्राम गी अधि, इसके रूप में, यानी आपका समस्त पद क्या हो गया, आपका समस्त पद हो गया अधिग्राम। और अधिग्राम के साथ में आपने सुविभक्ति की, क्योंकि अदंत है तो सु को क्या हो गया, अम हो गया, और आपका समस्त पद क्या बन गया, अधिग्रामम। क्या बन जाता है, अधिग्रामम। नगरे इति, इसका मतलब विभक्ति का लोप करेंगे, तो यहां पर नगर नी आ गया, नी का लोप किससे करोगे, नी का लोप हो जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक से,
और विभक्ति अर्थ में समास करते समय अधि अव्यय का प्रयोग किया जाता है, तो आपका मतलब यहां पर क्या बन गया, अधिग्राम रूप प्राप्त हो गया। और अधिग्राम के साथ जब आप सु करोगे तो सु को क्या होगा, क्योंकि अदंत है तो अम हो जाएगा और आपका समस्त पद क्या बन जाएगा, नगर है। सॉरी, ग्राम को नगर कर लीजिए, हमारी दृष्टि में थोड़ा सा दोष हुआ, तो यहां करिए अधिनगर। अधिनगर के साथ सु करेंगे तो आपका समस्त पद क्या हो जाता है, अधिनगर। सु को अम किया जाना है। क्या कह रहे हो सर जी, अधिनगराम नहीं, नगराम कहां से आएगा, अधिनगरम बनेगा, अधिनगरम रूप यहां पर बन जाएगा, नगर में षष्ठी। क्लियर हुआ। चार उदाहरणों में मैंने आपको समझाया कि चारों के चारों उदाहरण में अंत में ए आ रहा था, और अंत में ए आ रहा था, नगर का र है ये, अंत में ए आ रहा था तो सु को क्या किया, अम कर दिया, ना बे भाबा दतो अमत्वा पंचम्या से। क्लियर हुआ। अब आइए थोड़े से भिन्न उदाहरण लेता हूं। जैसे हमने कहा गुरौ इति, अग्नौ इति, हरौ इति, वध्वाम इति। यहां चलते हैं। अधिग्रामम नहीं लिखा, ओके। अधिग्राम। अब थोड़ा सा इतर लेके चल रहा हूं, धैर्यपूर्वक समझते दीजिए। सीमा कर दिया बेटा, ग्राम बोल लिख, मैं बोल भी तो रहा था कि अधिग्रामम बनेगा, तो वो थोड़ा सा लिखने में रह गया था। चलिए, गुरौ इति। अब इसका मतलब, इसका जब अलौकिक विग्रह करेंगे तो मूल शब्द गुरु है, और सप्तमी के रूप में कौन सा प्रत्यय आया हुआ है, नी प्रत्यय आया हुआ है, नी प्रत्यय आया हुआ है। और विभक्ति अर्थ में आपको क्या करना है, विभक्ति अर्थ में आपको अधि अव्यय करना है। क्या करना है, अधि अव्यय करना है। यानी आपका यहां क्या रूप बन गया, आपका रूप यहां पर बन जाता है अधिगुरु। क्या बनेगा बेटा, आपका रूप बन जाता है अधिगुरु, यही बनेगा भैया। और अधिगुरु बन गया तो अब इसके साथ में आपको फिर से, क्योंकि सुप्रत्यय तो करना ही करना है, अब मुझे बताइए कि अब इस सु का क्या होगा, अब इस सु का क्या होगा। आपके कमेंट्स चाहिए पिछली 2 क्लासों पर आधारित, यानी 3 क्लास, सॉरी अभी आपकी तीनों क्लासों पर आधारित। मधु द्विवचन होता तो ओस करते, यहां सभी पद एक वचन में बेटा, तो इसका मतलब गुरौ भी द्विवचन नहीं है, ध्यान रखना, गुरौ एक वचन है। द्विवचन जब होता है तब तो गुरबोह बनता है, अगर गुरबोह होता तब आपका क्या हो जाता, ओस हो जाता। हाँ, गुरौ सप्तमी का एक वचन होता है, गुरौ सप्तमी का एक वचन होता है। क्या करना है, क्योंकि अव्यय अदंत नहीं है, और अदंत नहीं हो तो अव्यय से परे आने वाली विभक्तियों का अव्ययादाप स्वपा सूत्र से लोप कर दिया जाता है। यानी कि क्या करेंगे, लोप करेंगे, और लोप करेंगे तो आपका समस्त पद क्या रह गया, आपका समस्त पद रह जाएगा अधिग्राम। सॉरी, ग्राम के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं हम, अधिगुरु रह जाता है। क्या रह जाता है, आपका समस्त पद रह जाता है अधिगुरु। कोई दिक्कत, अधिगुरु यहां पर बन जाता है। ऐसे आइए अग्नौ इति, तो अग्नौ का मतलब सप्तमी में अग्नौ बनता है, विभक्ति को बाहर करेंगे तो अग्नि के साथ में नी प्रत्यय हो रखा है, और विभक्ति अर्थ में क्या लगाया है, विभक्ति अर्थ में आपने आदि अव्यय का प्रयोग किया है, और आदि अव्यय का प्रयोग किया है तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग करके क्या बन गया, आदि अग्नि। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि समास में संधि कार्य अनिवार्य रूप से करना होता है, समास में संधि कार्य अनिवार्य रूप से करना होता है। तो अधि के साथ में जब अग्नि को जोड़ोगे
तो यण संधि हो जाएगी, और यण संधि होगी तो इसका मतलब आपका रूप क्या होगा, अध्यग्नि होगा। पहले ही लिखा चुका हूं, अध्यग्नि रूप यहां पर हो जाएगा। संधि करना समास में अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य है। तो इसका मतलब यहां आपका रूप कौन सा आ गया, अध्यग्नि आ गया। और अध्यग्नि आ गया तो इसके साथ में क्या करना है, सु। अब क्योंकि ये भी अदंत नहीं है, अदंत नहीं है तो लोप कर लेते हैं, अदंत नहीं है तो लोप कर लेते हैं, और लोप करेंगे तो इसका मतलब यहां पर आपका रूप क्या रह जाएगा, अध्यग्नि रह जाएगा। यहां पर आपका रूप क्या रह जाएगा, अध्यग्नि। मेरा जैसा शिक्षक जब पूछेगा तो अध्यग्नि को सबसे पहला विकल्प जो देगा उसमें अध्याग्नि लिखेगा। क्या लिखेगा, सबसे पहले वाले विकल्प में अध्याग्नि लिखेगा। ध्यान रखना, अध्याग्नि नहीं होगा, अध्यग्नि होगा, यण संधि होकर के, यण संधि होकर के अध्यग्नि यहां पर बन जाता है। दोनों उदाहरण क्लियर हुए। तीसरे पे आइए, हरौ इति। हरौ इति, तो हरौ इति का मतलब यहां पर हरि शब्द के साथ में अलौकिक विग्रह कीजिए तो हरिगी अधि हो गया। क्या हो गया, हरिगी अधि हो गया। अधि का पूर्व प्रयोग करेंगे, गी का सुपो धातु प्रातिपदिक से लोप कर देंगे, और लोप कर देंगे तो आपके पास में समस्त पद क्या आ गया, अधिहरि आ जाता है। क्या हो जाता है, अधिहरि रूप यहां पर हो जाता है। अब इसके साथ में भी सु कर दीजिए, और सु करेंगे तो सु का वही जो पहले करते आ रहे हो, क्या करना है, लोप करेंगे, और लोप करेंगे तो इसका मतलब आपका समस्त पद क्या बन जाएगा, आपका समस्त पद अधिहरि बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिहरि रूप यहां पर आपको प्राप्त हो जाता है। तीनों उदाहरण एक जैसे थे। ध्यान रखना, जल्दबाजी में अधिगुरु, अधिगुरुम इस तरीके के रूप बना देते हैं। आपको याद रखना है, केवल अदंत आएगा तो अम आएगा, अन्यथा तो न विसर्ग आएगा न म आएगा, कुछ भी नहीं आना। केवल अदंत आएगा तो ही अम का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियरम वाह, मतलब अवगतो वाह। तो इधर चलें, वध्वाम इति। वध्वाम इति का जब आप विग्रह करते हो अलौकिक, तो वधु शब्द के साथ में सप्तमी एक वचन में ङी प्रत्यय किया जाता है, और आपके पास क्या आ जाता है, अधि आ जाता है। क्या आता है, अधि। यानी समास करेंगे तो आपका रूप क्या हो गया, अधिवधु हो गया। क्या हो गया, अधिवधु। यहां आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंतिम स्वर कैसा है, दीर्घ आ रहा है। अंतिम स्वर कैसा है, दीर्घ आ रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसको ह्रस्व करो। क्या कहा था, पहले इसकी अव्यय भावाश्चय से नपुंसक लिंग संज्ञा हो जाएगी, और नपुंसक लिंग होगा तो यहां पर आपने पढ़ा था ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, सबसे पहले पढ़ा चुका हूं। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर देंगे, यानी उपवधु को क्या करना है, ह्रस्व करना है। और ह्रस्व करोगे तो अब आपका क्या हो गया, उपवधु हो गया। और उपवधु के साथ में जब आप सु करोगे तो सु का क्या कर देना है, लोप कर देना है। और इस तरीके से आपका समस्त पद क्या बन जाएगा, उपवधु बन जाएगा। क्या बनेगा, उपवधु रूप यहां पर बन जाता है। अब बताइए, पिछली 3 क्लासेज में पढ़ा हुआ ज्ञान काम आया कि नहीं आया, या ऐसा लग रहा था उस समय तो इनको क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारी पुस्तक में है ही नहीं। अब समझ में आया क्यों पढ़ा रहा था, इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में जरूरी है। क्लियर, ऐसा कि ऐसा कॉपी में होना चाहिए, पन्ने की फोटो मंगवा लूंगा चाहे जिससे। ध्यान रखना, नोट्स ऐसे ही होने चाहिए जिनको देख के लगे कि वास्तव में सानिध्यम परिवार पर सिखाया गया है। उपनई स्वरूप अधि 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 अधि, अरे कोई ना कोई चूक हमसे हो ही जाती है। क्या बात हो रही है आजकल, पता नहीं हमारा ध्यान भंग चल रहा है भैया। अधिवधु, सॉरी सॉरी सॉरी, अधिवधु। तुम लोग ध्यान दिला दिया करो भैया, छोटी मोटी गलती लिखने में हो जाती है। ध्यान रखना, कंटेंट में गलती हम नहीं करेंगे,
लिखने में कई बार चूक हमसे हो जाती है, तो वो थोड़ा सा देख लिया कीजिए। विग्रह केवल सप्तमी में होगा, ऊपर लिखिए आप। विभक्ति अर्थ में जब भी अव्ययभाव करोगे विग्रह सप्तमी में ही होगा, निश्चित है। विग्रह सप्तमी में ही होगा, ये निश्चित है। क्या मैं मानूं कि अब कर लोगे? क्या मैं मान लूं कि अब कर लोगे? नजर लग गई है सर, और लगी होगी तो तुम्हारी लगेगी, लगी होगी तो पक्का तुम लोगों की लगी। अब जल्दी से बताओ कौन किस किस की लगी है। चलूं आगे, लिखो। हर तरीके के उदाहरण ले आऊंगा। सभायाम इति, गंगायाम, ओहो ज्यादा लग गए कि डंडे? गंगायाम इति गोपी इति स्त्रियाम इति। चलो बनाओ। जब थक जाओ ना कि गुरुजी एक में इतने उदाहरण लिखाओगे तो सारे में कितने लिखाओगे, तो मुझे कह देना, फिर मैं कम उदाहरणों से समझाने लग जाऊंगा। इस पहले वाले को जो फर्स्ट अधि है इसको तो मैं हर तरीके के उदाहरण के साथ में समझाऊंगा। इसके बाद में जब आपको लगे कि गुरुजी बहुत ज्यादा उदाहरणों की जरूरत नहीं है, अब हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें पता है क्या करना है, तो फिर मुझे बता देना। उस स्थिति में मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आऊंगा। करिए फटाफट। सभायाम इति कर रहे हो या मैं करूं? सभायाम इति, इसका मतलब यहां पर आपके पास में सभा शब्द है। सभा शब्द के साथ में नी प्रत्यय किया और क्या किया? अधि कर दिया। क्या कर दिया? अधि कर दिया। और अधि किया तो नी का लोप करने के बाद में क्या बना? अधिसभा बन गया। क्या बन गया भैया? अधिसभा रूप यहां पर बन जाता है। और क्योंकि आ दीर्घ है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, और ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से क्या हो जाएगा? अधिसभ हो जाएगा। सभा का सब हो जाएगा। यानी आपको यहां क्या करना है? आपको यहां पर ह्रस्व कर देना है। क्या किया? ह्रस्व किया। और ह्रस्व किया तो आपके पास में क्या रूप आ गया? ह्रस्व किया तो आपके पास आ गया अधिशभ। और अधिशभ क्योंकि अदंत है तो इसके साथ में जब सु प्रत्यय करोगे तो सु को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। और इस प्रकार आपका रूप क्या बन जाएगा? अधिसभम रूप बनेगा। गलती से भी अधिसभाम मत बना दें, अधिसभाम नहीं, अधिसभम रूप यहां पर आपका बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, गंगायाम इति। दूसरा उदाहरण था आपका गंगायाम इति। तो बिल्कुल वैसा कि वैसा ही बना लो जैसा मैंने इसको बनाया है, जैसा कि मैंने इसको बनाया है। तीसरा उदाहरण था आपका गोपी इति। और चौथा उदाहरण था आपका स्त्रियाम इति। कोशिश करो बेटा बनाने की, तब तो लगेगा कि आनंद आ रहा है।
प्रियंका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी से बताओ। ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी ऐसे ऐसे लिखाए जा रहे हैं और हम केवल नोट करे चले जा रहे हैं। गंगायाम इति, क्या करना चाहिए, गंगा के साथ में अलौकिक विग्रह करना चाहिए, और अलौकिक विग्रह करेंगे तो गंगा के साथ में कौन सा प्रत्यय होगा, गी, और विभक्ति अर्थ में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, अव्यय, सॉरी अधि, अधि आएगा। इसका मतलब आपका समस्त पद क्या बना, आपका समस्त पद बन गया अधि गंगा। और अधि गंगा है तो अव्यय को क्या करना है, नपुंसक लिंग में ह्रस्व कर देना है, यानी गंगा को क्या करेंगे, ह्रस्व करेंगे, और ह्रस्व करेंगे तो आपका रूप क्या बन गया, आपका रूप बन जाता है अधिगंग। क्या बन जाता है, अधिगंग बन जाता है। और अब आपको इस अधिगंग के साथ में कौन सा प्रत्यय करना है, सुप्रत्यय तो करना ही करना है, और सुप्रत्यय किया तो सु को क्या हो जाएगा, क्योंकि अदंत आ रहा है इसलिए अम हो जाएगा, और अम होगा तो आपका समस्त पद क्या बन जाएगा, अधिगंगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिगंगम रूप यहां पर बन जाता है। गोपी इति जब विग्रह करेंगे तो होता है गोपा, नी और अधि। गोपा शब्द का सप्तमी व्यक्ति का एक वचन जो बनता है वो गोपी बनता है। कौन सा, गोपी बनता है। तो अब जब यहां पर समास करोगे तो कौन सा शब्द प्राप्त हो गया, अधिगोप प्राप्त हो गया। क्या हो गया, अधिगोप प्राप्त हुआ, अधिगोपा, और अधिगोपा आ गया तो यहां इसको भी क्या कर लेते हैं, ह्रस्व कर लेते हैं, और ह्रस्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ गया, अधिगोप प्राप्त हो जाता है। और अब अधिगोप के साथ में आपको कौन सा सुप्रत्यय करना है, इस सु को ऊपर वाले की तरह, क्योंकि अधिगोप भी कैसा रह गया, अकारांत रह गया, अदंत रह गया, अदंत रह गया तो इस सु को अम बना देना है, और इस प्रकार आपका समस्त पद क्या बन जाता है, अधिगोपम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिगोपम रूप यहां पर बन जाता है। कोई दिक्कत, तीनों में नहीं। स्त्रियामिति, इसको भी बनाओ फटाफट से। स्त्रियामिति जब समास करोगे तो क्या हो गया, विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में हो गया स्त्री, नी और अधि। अच्छा, एक छोटी सी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, इस गी को लेकर के किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि कोई चुप बैठा हो और बता नहीं रहा हो कि गी क्यों आ रहा है, बस वो तमाशा देख रहा हो, कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है। अलौकिक विग्रह में उन्हीं प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है जिन विभक्तियों का यहां पर प्रयोग हुआ है। प्रयास करूंगा कि अधिकतम समास आपको अलौकिक विग्रह के साथ में कराऊं, जिससे आपका अलौकिक का जो डर है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल अरविंद मिश्रा जी, गजब, बहुत बढ़िया। तो स्त्री गी अधि, यानी आपका समस्त पद क्या बना, अधि स्त्री बन गया। क्या बन गया, अधि स्त्री बन गया। अब क्योंकि दीर्घ है तो बड़े प्रेम से क्या कर लेते हैं, बड़े प्रेम से ह्रस्व कर लेते हैं, बड़े प्रेम से ह्रस्व कर लेते हैं, और ह्रस्व कर लेते हैं तो आपका समस्त पद क्या बन गया, अधि स्त्री हो गया। क्या हो गया, अधि स्त्री, और अधि स्त्री के साथ में सु करना है। अब सु को क्या करोगे, अब सु का क्या करोगे, जल्दी से बताऊं, क्योंकि पहले अदंत नहीं है, क्योंकि पहले अदंत नहीं है तो इसका मतलब ह्रस्व कर देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब इसको ह्रस्व किया जाए, सॉरी लोप किया जाएगा, ह्रस्व तो हम कर ही चुके हैं। अब क्योंकि यहां पर अव्यय से परे आने वाली विभक्तियों का अव्यय आदाप सुपै से लोप कर देंगे, और लोप करेंगे तो आपका समस्त पद कौन सा बन जाएगा, अधि स्त्री रूप यहां पर बन जाता है। अब बेभाव समास लोप कर देंगे। क्या कर देंगे, लोप कर, नोट करो बेटा।
लोप करना है। करते चले जाओ। बहुत बढ़िया शालिनी, अति सुंदर। छप गया माइंड में गुरुजी। प्रयास तो यही है कि आप लोगों को सरल से सरल तरीके से समझा दूं। बाकी वक्त का तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। क्लियर? चलिए आइए, पिक्चर अभी बाकी है। करो। कुमार्याम इति नद्याम इति, कुमार्याम इति नद्याम इति। कुमार्याम में सप्तमी लगी हुई है, इसका मतलब आपका मूल पद क्या था? कुमारी है। मूल पद क्या है? कुमारी है। और कुमारी के साथ में क्या किया हुआ है आपने? नी प्रत्यय किया हुआ है। नी प्रत्यय किया हुआ है और विभक्ति अर्थ में किस अव्यय का प्रयोग कर लिया? अधि अव्यय का प्रयोग किया। तो आपके पास में क्या आ गया? अधिकुमारी आ गया। क्या आ गया? अधिकुमारी आ गया। तो ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, क्या करेंगे? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर देंगे और ह्रस्व करेंगे तो आपके पास में क्या आ गया? अधिकुमारी रूप आ गया। यही आया। अधिकुमारी के साथ में सुप विभक्ति करेंगे तो सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और सु का जब लोप होगा तो आपका समस्त पद क्या रह गया? आपका समस्त पद रह गया अधिकुमारी। क्या रह जाता है? अधिकुमारी रही हो जाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई यानी कि सब कुछ करना पड़ रहा है। डिवाइडेशन सब कुछ करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल व्याकरण मैथ ही है, व्याकरण गणित ही है। अगर समझ में आ जाए और रुचि आने लग जाए तो मैथ भी सरल हो जाता है, और अगर समझ में नहीं आए तो फिर बात ही अलग है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले पे चल रहे हैं। नद्याम इति विभक्ति का क्या करना है? लोप कर देना है। सबसे पहले अलौकिक पर जाइए, तो अलौकिक पर जाएंगे तो नदी के साथ में क्या है? नी है। और नी के साथ में, क्योंकि विभक्ति अर्थ में आपको अधि करना है। क्या करना है? बहुत बढ़िया, अधि करना है। इसका मतलब आपके पास में समस्त पद क्या हो गया? अधि नदी प्राप्त हो गया। और इज्जत से क्या कर लेना है? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर देना है। क्या कर देना है? ह्रस्व कर देना है। और ह्रस्व किया तो अब इसके साथ में आपको क्या करना है? सु प्रत्यय करेंगे। सु का क्या करेंगे? बड़े प्यार से। क्यों? क्योंकि अदंत नहीं है, भिन्न है। क्योंकि अदंत नहीं है, भिन्न है, तो इसका मतलब सु का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। और लोप करेंगे तो आपके साथ में समस्त पद क्या प्राप्त हो गया? अधि नदी प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अधि नदी प्राप्त आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? अधि नदी प्राप्त यहां पर हो जाता है। अब तो समझने लग गए सारे के सारे, मजा आ रहा है। मुझे भी सिखाने में बहुत 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 आनंद जो है आ रहा है। पुनः थोड़ी सी प्रक्रिया को ध्यान दे लेते हैं और कहां ले आते हैं? बताइए कहां ले आते हैं? यहीं ले आते हैं, यहीं से शुरू कर रहे हैं। अधि नदी, और अधि नदी के साथ में नदी पौर्णमास्याग्राहिणी भ्य सूत्र से क्या करना है? विकल्प से टच प्रत्यय करना है। क्या करना है? विकल्प से टच प्रत्यय कर देना है। लेकिन यहां विकल्प से टच होगा, नित्य नहीं होगा। विकल्प से टच प्रत्यय करना है। टच प्रत्यय करना है
तो इस टच का क्या शेष रह गया, इस टच का अशेष रह जाता है। इधर क्या बना, अधि नदी बन जाता है। क्या बन जाता है, अधि नदी बन जाता है। तो इस नदी में जो ई है, इस ई का क्या कर देते हैं, लोप कर दिया जाता है। कौन सा सूत्र आपको लिखाया था, यस्येति च सूत्र से क्या कर दिया जाता है, यस्येति च से लोप कर दिया जाता है। यानी आपके पास में क्या आ जाता है, अब आपके पास में प्राप्त होता है अधि नद और उसके साथ में आ, यानी कि अब हो गया ये अधिनद। क्या हो गया, अधिनद हो गया। अब इसके साथ में सु करोगे तो सु को क्या करना है, अम कर देना है। और सु को अम करोगे तो इसका मतलब आपका समस्त पद क्या बन जाएगा, अधिनदम, जो विकल्प से बनेगा। जो कैसे बनेगा, विकल्प से बनेगा। तो नदी शब्द, एक एक चीज याद रख के चलो। नदी पौर्णमास्याग्रहणीभ्य सूत्र क्या कहता है कि विकल्प से नदी शब्द, पौर्णमासी शब्द या आग्रहायणी शब्द आते हैं तो विकल्प से टच प्रत्यय होगा और ई का लोप किससे कर दोगे, यस्येति च से कर दिया जाता है, अधिनदम बनाते। अधिनद्यम नहीं, अधिनदम बनेगा। यह कहां से लाओगे, गलत बात, यह नहीं लाना है। सु को अम हो जाता है, सु को अम हो जाता है और क्या रूप बन जाता है, अधिनदम रूप यहां पर आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए चलूं आगे। चलें, आइए। जरायाम इति मनसी इति आत्मनि इति राज्ञी इति, करो चारों। चारों का बनाओ, थोड़ी सी परीक्षा तो बनती है ना, उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। आप चारों का बनाइए एक बार। अरविंद मिश्रा जी, अधिजरम और अधि क्या है, मनसम। नविता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे फीका फीका दिख रहा है। अधिमनसम, अधिजरम, प्रेमा। नंदलाल लिखो भैया। यानी अभी भी कहीं ना कहीं चूक हो रही है।
पेन नीचे रख दो, अगले 10 मिनट बिल्कुल नीचे रख दो और नीचे रख करके जो मैं समझाने जा रहा हूं उसकी तरफ चलो। जरायाम इति, तनिक कलर बदल लेते हैं। विग्रह हो गया जरा नी अधि, जरागी अधि, और जब इसका आपने समास किया तो क्या बन गया? अधि जरा बन गया। क्या बन गया? अधि जरा बन गया। और आपने सीधा एक लॉजिक लगाया, कौन सा? अमित जी काफी ठीक कर गए, बहुत बढ़िया अमित, सुंदर। आपने सीधा लॉजिक लगाया कि आ को क्या कर दे हैं? आ को ह्रस्व कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां मैंने कल आपको एक वार्तिक लिखाया था, जराया जरश्च, एक वार्तिक लिखाया था जराया जरश्च, और इस जराया जरश्च वार्तिक से जरा को क्या हो गया? जरा को जरस हो गया। याद करो, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? जराया जरश्च, जरा को जरस हो गया। और याद रखना वार्तिक कौन सा था? जराया जरश्च वार्तिक। आज जरस हो गया तो अब इस जरस के साथ में आपको क्या करना है? टच प्रत्यय करना है। क्या करना है? टच प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है? टच प्रत्यय आपको कर देना है। और जब आप इसके साथ टच प्रत्यय करोगे तो आपके पास रूप कौन सा प्राप्त हो गया? अधिजरस। यही हो गया ना, टच का अ जोड़ दिया तो अधिजरस हुआ। अधिजरस के साथ में जब आप सु करोगे तो सु को क्या हो जाता है? अम आदेश हो जाता है। और अम आदेश हो जाता है तो आपका समस्त पद अधिजरम नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाता है? अधिजरसम बनता है। क्या बनता है? अधिजरसम रूप यहां पर आपका बनेगा, ना कि अधिजरम। जराया जरस्य सूत्र से, वार्तिक से जरा को जरस आदेश हो जाता है। और इस करने से अब ये जरस हो गया तो टच प्रत्यय इसके साथ आप करोगे, और टच प्रत्यय करोगे तो इसका मतलब यहां पर फिर वही अदंत हो जाएगा। अदंत होगा तो सु को अम होकर के अधिजरसम रूप यहां पर बन जाता है। अधिजरसम रूप यहां पर बन जाता है। इसी प्रकार मनसी इति, अगर विग्रह करते हैं तो होता है मनस, क्योंकि इसका तो मूल शब्द ही मनस होता है। मनस नी और अधि, जब समास करते हो तो आपका रूप कौन सा हो जाता है? अधिमनस हो जाता है। अधिमनस याद करो, शरद प्रवृत्ति, अव्यय भावे शरद प्रवृत्तिभ्य, और अव्यय भावे शरद प्रवृत्तिभ्य से यहां पर क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? टच प्रत्यय हो जाता है। और टच प्रत्यय का यहां पर क्या शेष बच जाता है? अ यहां पर शेष बच जाता है। तो इसका मतलब आपका शब्द कौन सा हो जाता है? अधिमनस हो जाता है। कौन सा होता है? अधिमनस यहां पर हो जाता है। और अधिमनस जब करते हैं तो फिर, सॉरी, सौ पूरा है, ध्यान रखना, मुझसे गलती से अलंत हो गया। अधिमनस हो जाता है। और अधिमनस के साथ में जब सु करते हो तो सु को कौन सा आदेश हो जाता है? सु को अम आदेश हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सु को अम आदेश हो जाता है। और सु को अम आदेश होगा तो आपका समस्त पद क्या बनता है? अधिमनसम रूप आपका बन जाता है। क्या बनता है? अधिमनसम। ये लगभग लगभग सबने सही बनाया था। चलिए, आत्मनि इति, विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? आत्मन, क्योंकि सप्तमी में हो रहा है तो गी, और विभक्ति अर्थ में किसका प्रयोग करना है? अधि का प्रयोग करना है। उपसर्जन संज्ञा करके, पूर्व निपात करके आपने क्या बना दिया? संधि भी करना जरूरी है, क्योंकि आत्मन की अधि के साथ में जब अधि का पूर्व निपात करोगे, पूर्व प्रयोग करोगे और बाद में आत्मन शब्द आएगा तो दोनों के बीच में संधि होना जरूरी है। और संधि होना जरूरी है तो अध्यात्मन रूप बन जाता है। क्या बनता है? अध्यात्मन रूप यहां पर आपका संधि होकर के प्राप्त हो जाता है। समास में संधि कार्य जो है वो अनिवार्य रूप से किया जाता है।
क्या करना है, अध्यात्मन रूप यहां पर कर देना। क्या करना है, अध्यात्मन रूप यहां पर कर देना है। और अध्यात्मन रूप आप यहां पर करोगे तो इसका मतलब इसके साथ में आपको टच प्रत्यय करना है। कौन से सूत्र से, अनश्च सूत्र से। किससे करोगे, अनश्चय प्रत्यय सूत्र से टच प्रत्यय करोगे। टच का अ हो जाता है, टच का आ हो गया। और टच का आ करोगे तो यहां आपको एक सूत्र और लिखाया गया था, कौन सा याद करो, नस्तद्धिते। कौन सा, नस्तद्धिते लिखाया गया था। और नस्तद्धिते से आपको क्या कर देना है, टी का लोप कर देना है। एक सूत्र और लिखाया गया था आपको, नस्तद्धिते से टी का लोप कर देना है। टी मतलब किसका, टी यानी कि अन का लोप कर देना है। टी के रूप में क्या है, ए और न है, अन का लोप कर देना है। और अन का लोप करोगे तो आपके पास में क्या रह जाता है, अध्यात्म। और टच का क्या जोड़ते हो, अ जोड़ते हैं। अ कहां से आया, याद रखना, अ कहीं अंत से नहीं आया, टच प्रत्यय का अ है। टच का अ है तो आपके पास में आ जाता है अध्यात्म। क्या आ जाता है, अध्यात्म। अब आप इसके साथ में सु करते हो तो सु को क्या करना है, अम करना है। और अम करते हैं तो आपका समस्त पद क्या बन जाता है, अध्यात्मम बन जाता है। क्या बनता है, अध्यात्मम रूप यहां पर बन जाता है। ज्यादा हो गए क्या हेमा जी, अगर ज्यादा हो गए तो बता देना भाई, कम कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप चाह रहा हूं कि जितने तरीके के उदाहरण आगे आएंगे, अब यही जरस शब्द बार बार आएगा, आत्मन शब्द बार बार आएगा, तो अगली बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको पता है कि मुझे कहां टच करना है, कहां मुझे टी का लोप करना है, कहां मुझे नस्तद्धिते लगाना है, कहां अनश्चय लगाना है, कहां नपुंसकाद अन्य तरस्याम लगाना है। तो ये सारे सारे अब आपकी हैबिट में आते चले जाएंगे, इसलिए मैं पहले वाले में सारे उदाहरण, हर तरीके के उदाहरण आपको लेकर के आ रहा हूं। तो अध्यात्मम रूप यहां पर आपका बन जाता है। कौन सा बन जाता है, अध्यात्मम रूप आपका यहां पर जो है प्राप्त हो जाता है। अगला उदाहरण आपने पढ़ा था कौन सा, रागी इति। बिल्कुल वैसा की वैसा ही होगा जैसा ऊपर वाला हुआ है। जैसा ऊपर वाला हुआ है बिल्कुल वैसे, क्योंकि रागी शब्द का भी मूल शब्द क्या होता है, राजन होता है। राजन होता है। निरंजना कह रही है अभी कम ही है, तो फिर अपन ऐसा नहीं लगे अब भी भाव पढ़ने ही लगे रहे एग्जाम तक। रागी इति अगर विग्रह करोगे तो क्या हो गया, राजन नी और अधि। क्या हो गया, अधि। इस तरीके से यहां पर क्या बन गया, अधिराजन बन गया। क्या बन गया, अधिराजन। संधि जैसा कोई कार्य है ही नहीं। अधिराज, उपराजम नहीं निशा, मुझ मेरी वाली गलती मत करो, मेरी वाली गलती मत करो। अधिराजन, तो अधिराजन के साथ में आपने टच किया तो टच का अ बच जाएगा, लेकिन टच करोगे तो टी का क्या करना है, टी का लोप भी करना है। और टी के रूप में किसका लोप करना है, अन का लोप कर देना। उधर नहीं कंजूसी क्यों करें, नीचे हमारे पास जगह है। टी का लोप कर देना है। और टी लोप का मतलब क्या हुआ, टी लोप का मतलब हुआ जो अन आ रहा है, इस अन का क्या कर देना है, इस अन का लोप कर देना है। और अन का लोप करते हो तो आपके पास में आ जाता है अधि राज प्लस अ, यानी कि अ इसमें जुड़ेगा तो आपके पास हो गया अधिराज। और अधिराज के साथ में सु जोड़ो, सु को क्या करते हैं, सु को अम कर देते हैं। और अम करेंगे तो आपका समस्त पद कौन सा आ जाएगा, आपका समस्त पद आ जाएगा अधिराजम। कौन सा आ जाएगा, अधिराजम रूप आपको यहां पर प्राप्त हो जाता है। कौन सा, अधिराजम रूप आपको यहां पर प्राप्त हो जाता है। अच्छा अभी 18 ही हुए हैं, ये देखो मनीषा ने गिन भी डाले कि कितने हुए हैं। बच्चे बड़े बदमाश हैं। अच्छा इतनी देर में 18 ही हुए क्या, मुझे तो लगा था मैं बहुत सारे लिखा चुका हूं, कम रह गए इसका मतलब।
चलिए आखिरी उदाहरण लिखिए। आखिरी इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी राहत आ जाएगी आप लोगों को कि चलो आखिरी तो आया। कर्मणि इति, कर्मणि इति, कर्मणि इति, और रेखा कह रही है दो करवा तो ये लो चर्मणि इति। क्या करना है? कर्मणि इति और चर्मणि इति जो है दो और करा देते हैं तो 20 हो जाएंगे। बिल्कुल कर देंगे 20, क्या तुम 25 करवा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए कर्मणि इति विग्रह करके देखते हैं और कोशिश करते हैं निजी कर कमलों से बनाने की इसको कि कर्मणि इति, इसका मतलब यहां पर आपके पास में कर्मणि का मूल शब्द क्या होता है? कर्मण होता है। क्या हो? कर्मण होता है। कर्मण शब्द के साथ में नी प्रत्यय किया और क्या आ गया? अधि आ गया। प्रियंका कह रही है कि गुरुजी बीच बीच में क्वेश्चन पूछो। प्रियंका अगला क्वेश्चन तुमसे ही, अगला क्वेश्चन तुमसे ही। तो बताइए क्या रूप बनेगा? अधिकर्मण, यानी कि जब हमने समास किया तो यहां पर कौन सा रूप बन गया? अधिकर्मण रूप बना। क्या बना? अधिकर्मण रूप यहां पर बन गया। क्लियर हुआ? तो अधिकर्मम और अधिचर्म। चलिए अधिकर्मम रूप बन गया, अधिकर्म रूप बना, तो यहां पर हमें कौन सा प्रत्यय करना है? टच प्रत्यय करना है। लेकिन ये टच कैसे होगा? विकल्प से होगा। कैसे होगा? विकल्प से होगा। कौन से सूत्र से होगा? नपुंसकाद अन्यतरस्याम। याद करो, नपुंसकाद अन्यतरस्याम सूत्र मैंने आपको लिखाया था, और नपुंसकाद अन्यतरस्याम से ये टच जो है वो कैसे होगा? विकल्प से होगा। और विकल्प से होगा तो रूप कितने बनेंगे? दो बनेंगे। विकल्प से होगा और विकल्प से हुआ तो टच का क्या बन गया? अ बन जाता है। चर्मणी इति को थोड़ी देर हटा देता हूं, जगह कम पड़ेगी। तो टच प्रत्यय हो गया, इसका मतलब आपके पास में रूप कौन सा प्राप्त हो गया? आपके पास में हो गया अधिकर्मण। टच प्रत्यय किया, और जब टच प्रत्यय करोगे तो आप पढ़ चुके हो नस तद्धिते से क्या करना पड़ेगा? नस तद्धिते से आपको टी का लोप करना है। नस तद्धिते से किसका? टी, और टी के रूप में क्या आ रहा है? टी के रूप में वहां पर अन आ रहा है, तो इस अन का क्या कर देना है? लोप कर देना है। और लोप करते हो तो आपके पास में आ गया अधिकर्म, और अधिकर्म के साथ में आपने टच का जो अ है वो जोड़ा, तो आपके पास में क्या प्राप्त हो गया? अधिकर्म प्राप्त हो गया। और अधिकर्म के साथ में सु प्रत्यय किया तो सु को क्या करेंगे? अम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अदंत आ गया। सु को अम कर देंगे, और सु को अम जब करेंगे तो इसका मतलब आपके पास में आपका समस्त पद कौन सा प्राप्त हो गया? अधिकर्मम प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अधिकर्मम आपका प्राप्त हो जाता है। लेकिन हमने टच प्रत्यय किया था विकल्प से। टच प्रत्यय कैसे किया था? विकल्प से किया था, नपुंसकाद अन्यतरस्याम से। फिर टच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? टच नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो टच नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपको अधिकर्मण है। क्या है? अधिकर्मण है। और अधिकर्मण के साथ में सु करोगे तो इस सु का क्या कर देना है? लोप कर देना है। इस सु का क्या कर देना है? लोप कर देना है। और सु का जब लोप करते हो तो आपको रूप कौन सा प्राप्त हो जाता है? सु का लोप हो गया, तो यहां पर आपका अधिकर्मण ही प्राप्त हो गया। क्या हो गया? अधिकर्मण प्राप्त हो गया। लेकिन अधिकर्मण में जो न है, इस न का कर दिया जाता है लोप। बताओ कौन से सूत्र से करोगे? न का कर दिया जाता है लोप। बताइए कौन से सूत्र से करोगे? कल की क्लास में बता चुका हूं। अव्ययादाप सुपै से। अव्ययादाप सुपै से तो सु का लोप हो गया। बिल्कुल, सु का लोप तो किससे कर दिया? अव्ययादाप सुपै से। सु का लोप कर दिया, लेकिन न का भी तो लोप करना है, वो किससे करोगे? न का लोप कर दिया जाता है। सूत्र होता है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य।
न लोप प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप कर दिया जाता है, और न का लोप कर दिया जाता है तो आपका रूप क्या बनता है, अधिकर्म, दूसरा रूप आपका बन जाता है। तो ये अधिकर्मम तो कैसे बनेगा, ये तो बना विकल्प से, ठीक है, और ये पक्ष में बन जाता है। न लोप प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप कर दिया जाता है तो अधिकर्म बनेगा, और अधिकर्मम दोनों रूप आपके बनते हैं। अधिकर्म और अधिकर्मम दोनों रूप आपके बनते हैं। क्लियर बा, कोई दिक्कत? तो ऐसे के ऐसे किसको बनाओ, यहां कोई प्रश्न अगर आप बना हुआ हो तो फटाफट से पूछो, जिससे नहीं तो फिर अगले उदाहरण पे चल रहा हूं। कोई भी प्रश्न बना हुआ हो तो पूछिए, नहीं तो अगले उदाहरण पर चल रहा हूं। बहुत बढ़िया रागिनी। वंदना कह रही सर अभी और थक जाओगे ज्यादा उदाहरणों से, अभी एक ही थोड़ी है, केवल अधि वाले ही थोड़ी पढ़ने, अधि के बाद में और भी तो, केवल विभक्ति अर्थ ही तो आया है, अभी तो 15 अर्थ बाकी हैं, तो उदाहरणों की तो लाइन लगा देंगे, लेकिन सारे यही थोड़ी आओगे। चलिए आखिरी उदाहरण के रूप में अब आपको करना है चर्मणी इति, और बिल्कुल वैसा कि वैसा बनाओ जैसा मैंने बनाया था। चर्मणी इति बनाइए। अब कोई इस मनीषा को हिंदी टाइपिंग बताओ रे बदमाश को। नहीं नरेश, ऐसा कोई बात नहीं है, भाई जो जुबान पे आ जाता है, सामने दिख जाता है, वो ले लेता हूं बेटा, ऐसा थोड़ी है तुम सब मेरे चहेते हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं अपन। रागनी का दिमाग जो है बड़ी जल्दी हैंग करता है। दो रूप बन जाएंगे, बिल्कुल दो रूप बन जाएंगे, अगर विकल्प से, यहां डायरेक्ट बता दूं आपको, अगर यहां पर पहली बात तो आपको क्या करना है, चर्मन शब्द के साथ में नी प्रत्यय करना है, और नी यानी कि अधि अव्यय के साथ होगा, तो अब आपका क्या बना, अधिचर्मन बन गया, और अधिचर्मन के साथ जब टच करोगे तो आपका रूप क्या बनेगा, विकल्प से तो बन जाएगा अधिचर्मम, विकल्प से तो क्या बन जाएगा, अधिचर्मम, और टच नहीं करेंगे तो अधिचर्मन, तो अधिचर्मन जो है, इस चर्मन के न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, न लोपे प्रातिपदिकांतस्य से, और इस तरीके से आपका दूसरा रूप कौन सा बन जाएगा, अधिचर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिचर्म रूप यहां पर बन जाता है दोनों, क्योंकि नपुंसक लिंग है। तो टच प्रत्यय में नपुंसक लिंग और जय प्रत्याहार वाले जो होंगे उनके साथ तो विकल्प से बनेगा, और बाकी सबके साथ में नित्य रूप से बनेगा, बाकी सबके साथ में नित्य रूप से बनता है। क्लियर? तो ये आपका अव्ययभाव समास का पहला पार्ट, यानी कि कौन से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आन पूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, जो हमारा 16 अर्थों में अव्ययभाव करता है, उसका पहला अर्थ आज आपने पढ़ा। कौन सा अर्थ, विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास, विभक्ति अर्थ में अव्ययभाव समास। आगे की चर्चा जारी रखेंगे यानी अगली क्लास में।